हेलो एवरीवन, आज अपन देखेंगे कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी। तो कारो 2020 का जो ऑर्डर है वो कौन कौन सी कंपनियों को लगेगा वो आज अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कारो 2020 का जो ऑर्डर इशू किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से मिला? तो ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो उसको मिला सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट से। उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने नफरा के साथ में कंसल्ट करके कारो 2020 इशू किया। और कब किया? 25 फरवरी 2020 को, 25 फरवरी 2020 को। अब अपन देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर। कारो जो है 2020 किन किन कंपनीज को कब कब लगेगा। सबसे पहले तो ये ऑर्डर अप्लाई होगा एवरी कंपनी, हर कंपनी को, कोई भी हो, पब्लिक प्राइवेट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, सबको लगेगा। पहले तो ये बोल दिया। फिर नीचे दे दिया कि कौन कौन सी कंपनियों को ये नहीं लगेगा, जिनको एक्सक्लूड किया गया है। बैंकिंग कंपनी को नहीं लगेगा क्योंकि उनका अलग एक्ट होता है खुद का। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं लगेगा। सेक्शन 8 कंपनीज को नहीं लगेगा। स्मॉल कंपनी को नहीं लगेगा, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। नीचे अभी डेफिनेशन देखेंगे उसकी। 1% कंपनी को नहीं लगेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नहीं लगेगा अगर वो सर्टेन कंडीशन को फुलफिल कर देती है। जो 3 कंडीशन है वो अभी अपन नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हर कंपनी को लगेगा, फॉरेन कंपनी को भी लगेगा, लेकिन इन 6 कंपनीज को, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन, इनको नहीं लगेगा। अब अपन देखते हैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो सेक्शन 285 में दी हुई है कंपनीज एक्ट के। पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी की 50 लाख से ज्यादा नहीं है, एनुअल टर्नओवर उसका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस केस में ये दोनों कंडीशन एंड लगा हुआ है, दोनों कंडीशन जिसकी कंपनी ने फुलफिल कर दी वो अपन उसको बोलेंगे स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी बन गई तो उस पर कारो नहीं लगेगा। लेकिन स्मॉल कंपनी, कौन कौन कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती है, उनकी एक्सेप्शन है डेफिनेशन में। सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट लाइक बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, ये सब। तो ये 4 तरह की कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। स्मॉल कंपनी बनने के लिए पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। इतना ध्यान रखना है, तो उस पर कारो नहीं लगेगा। हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कब कारो 2020 नहीं लगेगा। तो सबसे पहले, इफ इट इज नॉट ए सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी है या होल्डिंग है किसी पब्लिक कंपनी की, उस केस में उसको कारो लग जाएगा। ठीक है, तो वो सब्सिडरी एंड होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको कारो 2020 लग जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा तो नहीं लगेगा। अगर उसकी टोटल बोरोइंग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, किससे? फ्रॉम दी एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर 1 करोड़ से ज्यादा टोटल बोरोइंग है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो उसको कारो 2020 लग जाएगा। टोटल रेवेन्यू उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है, वो अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में भी उसको कारो 2020 लग जाएगा। तो कुल मिला के अगर उसको कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं करवाना है तो उसका रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी टोटल बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन बैलेंस शीट डेट। यहाँ पे बैलेंस शीट डेट है, ध्यान रखना। और वो सब्सिडरी इन होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए किसी पब्लिक कंपनी की। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट ऑर्डर शेल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सीएफएस के केस में अगर ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो उस केस में कारो पहले तो नहीं लगता था 2016 जब था, लेकिन 2020 में भी नहीं लगता है, लेकिन एक्सेप्ट क्लोज 21 ऑफ द पैरा 3। तो अब एक क्लोज 21 एक नया डाल दिया है जिसमें
कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में भी कंपनी को कारो 2020 की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और वो कब करनी पड़ेगी? जैसे मान लीजिए कंपनी है ए होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडी कंपनी है 4 B C D E। तो बी एंड सी कंपनी जो है, उसके ऑडिटर ने उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी या डिस्क्लेमर दे दिया, मतलब जो नॉर्मल रिपोर्ट है वो क्लीन रिपोर्ट नहीं दी है, अगर उस केस में होल्डिंग कंपनी को क्लोज 21 में बी एंड सी के बारे में पैराग्राफ में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो अगर क्वालिफाई हुई है रिपोर्ट, रिपोर्ट में कुछ मतलब क्लीन नहीं है रिपोर्ट, तभी देनी है, अदरवाइज उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोज 21 में कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में भी कारो की रिपोर्टिंग होती है। ये कारो 2020 का नया अमेंडमेंट है। अब चलते हैं आगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो क्या उसको कारो लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर ओपीसी है, 1% कंपनी, क्या उसको कारो लगेगा? नहीं लगेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर स्मॉल कंपनी है तो क्या उसको कारो लगेगा? नहीं लगेगा। और ये ध्यान रखना, वंस ए कंपनी इज स्मॉल कंपनी, अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाती है, जिसकी डेफिनेशन अपन ने ऊपर देखी थी वो 50 लाख और 2 करोड़ वाली, अगर कोई स्मॉल कंपनी बन जाती है एक बार, फिर चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो ऊपर 3 कंडीशन देखी है अपन ने, वो सेटिस्फाई भी कर ले, फिर भी वो है उसको कारो नहीं लगेगा। वंस अगर स्मॉल कंपनी बन जाती है तो उसको कारो नहीं लगेगा, चाहे उसने कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली जो स्पेसिफाइड है वो कंडीशन फुलफिल कर भी दी हो, फिर भी उसको कारो नहीं लगेगा, क्योंकि स्मॉल कंपनी बन गई ना, तो कारो उसको नहीं लगना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। ये अपन ने देख ही लिया था कि अगर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी है तो उस केस में उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो लग जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अगर वो ऊपर जो अपन ने 3 कंडीशन देखी, 1 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, 1 करोड़ टोटल बोरोइंग एंड 10 करोड़ टोटल रेवेन्यू वाली, उस केस में अगर उन तीनों से कम है अगर उसका, तो उस केस में नहीं लगेगा कारो। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कारो 2020 के रिगार्डिंग कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को पता होने चाहिए, जो एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? जो प्रोविजन ऑफ कारो है वो एप्लीकेबल ब्रांचेज को भी होंगे, क्योंकि ब्रांच ऑडिटर को भी कंपनीज एक्ट ने एज ए कंपनी ऑडिटर ही ट्रीट किया है, उसको जो पावर है वो ब्रांच ऑडिटर को भी सिमिलर पावर दिए हैं। तो ब्रांच ऑडिटर को भी कारो की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों को पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा। जो अपन देखते हैं ना, 1 करोड़ से ज्यादा अगर है पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस प्राइवेट लिमिटेड के केस में, तो उस केस में पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों को लेना है। शेयर जो अदर देन कैश इशू किए हैं उनको भी लेना है। बोनस शेयर अगर कोई इशू किए उनको भी लेना है पेड अप शेयर कैपिटल में। और अगर कोई फॉरफिटेड शेयर है तो उनको भी पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड करना है, क्योंकि फॉरफिटेड हो गए हैं शेयर, लेकिन जितना पैसा मिला वो तो पेड अप शेयर कैपिटल में आएगा ना। उसके अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी को नहीं लेना है। क्यों? एप्लीकेशन मनी के रिगार्डिंग शेयर तो इशू नहीं हुआ ना, वो तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है केवल उसके लिए। शेयर वारंट जो है वो नहीं आएगा। कॉल इन एडवांस नहीं आएगा। अनपेड और कैपिटल या फिर कॉल इन एरियर है अगर को, तो पैसा ही नहीं आया तो उसको थोड़ी ले सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल में, ये सब इंक्लूड नहीं करना है। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे टाइप के रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रिवोल्यूशन रिजर्व हो, सबको लेना है। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो 3 कंडीशन देखी थी ना, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा अगर नहीं है तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो नहीं लगेगा। तो वो 1 करोड़ को काउंट करते समय अपने को पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या लेना है, वो अपन ने देखा। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेना है। जो शेयर इशू किए अदर देन कैश उनको भी लेना है। बोनस शेयर को लेना है। फॉरफिटेड शेयर कैपिटल है अगर तो उसको लेना है। शेयर एप्लीकेशन मनी को नहीं लेना है। शेयर वारंट को नहीं लेना है। कॉल इन एडवांस को नहीं लेना है। कॉल इन एरियर को नहीं लेना है। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस में सारे टाइप के रिजर्व आएंगे, चाहे वो कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, चाहे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर बैलेंस शीट में है, टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, जो बैलेंस शीट में बैलेंस बोलता है उसको डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड करना है।
और वही अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको एडजस्ट करना है, सेट ऑफ करना है रिजर्व एंड सरप्लस से। अगर एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग अगर रिजर्व है तो उसको भी जो है आपको रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड करना है, क्योंकि शेड्यूल 3 ने बोला है ऐसा। अगर लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको अपन को देखना है एग्रीगेट में, ठीक है, पर बैंक नहीं देखना है। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया 50 लाख का लोन, बैंक ऑफ इंडिया से लिया 50 लाख का लोन, तो ऐसा नहीं बोल सकते आप। और मान लो एसबीआई से भी लिया 50 लाख का लोन, तो टोटल 1.5 करोड़ हो गया। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई पर बैंक तो मेरा 1 करोड़ से कम है ना, मेरे को कारो नहीं लगेगा। नहीं, एग्रीगेट देखना है, सारी बैंक से मिला के, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला के 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। मतलब उससे भी अगर लोन लिया है एनबीएफसी से तब भी काउंट होगा। लोन में बी इन एनी फॉर्म लाइक टर्म लोन, डिमांड लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटेड। मतलब लोन किसी भी टाइप का हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और ये सब जो नाम दिए हैं, सारे लोनों को अपने को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी have devolved and have been converted into fund based credit facility should also be considered as outstanding loans. Example, letter of credit and guarantee. तो एग्जाम्पल के समझते हैं अपन इसको। सपोज किसी बैंक ने किसी कंपनी के बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी दी है, और उस बैंक के पास कंपनी की एसेट पड़ी है। तो उस केस में गारंटी जब दी कंपनी कंपनी के बिहाफ पे बैंक ने, तो कंपनी का वो लोन तो अपन बोल नहीं सकते, कंपनी के ऊपर कोई अभी लाइबिलिटीज तो आई नहीं है। जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया, उस केस में ही वो लोन बन जाएगा। तभी अपने को जो है आउटस्टैंडिंग लोन में उसको कंसिडर करना है, क्योंकि फंड का मूवमेंट जो है वो तभी होगा ना जब गारंटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंपनी डिफॉल्ट करेगी। तो ये पॉइंट यही बोलना चाहता है, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी अगर है, वो तभी आउटस्टैंडिंग लोन में लेना है जब वो फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी बन जाएगी। मतलब जब वो गारंटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दी हो। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सब तरह के लोन को आउटस्टैंडिंग लोन में कंसिडर करना है। ये अपन देख रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग लोन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड के केस में, अगर उसको कारो एप्लीकेबल नहीं करवाना है। तो वो 1 करोड़ में क्या क्या आउटस्टैंडिंग लोन जो आते हैं उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो देख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग लोन में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब आएगा। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी जो कन्वर्टेड हो गई है फंड बेस्ड में, वो आएगी। आउटस्टैंडिंग ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, वो भी आएगा। और उस लोन में अगर कोई इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है और एज वेल एज ड्यू हुआ है, वो भी लोन में अपन इंक्लूड करेंगे। लेकिन अक्रूड तो हो गया है बट ड्यू नहीं हुआ है, वो नहीं आएगा। मतलब ड्यू होना जरूरी है, अगर ड्यू हुआ है तभी वो इंटरेस्ट जो है अपन आउटस्टैंडिंग लोन में लेंगे। मतलब जो लोन के इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना, उसको भी आउटस्टैंडिंग लोन में लिया है अगर वो ड्यू हो गया है और अक्रू हो गया है तो, वरना नहीं लेना है अगर ड्यू नहीं हुआ है तो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब वो 10 करोड़ वाला जो लिमिट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला, उस केस में अगर क्या क्या लेना है अपने को, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेना है, और एज रिड्यूस बाय जीएसटी, जीएसटी को उसमें से लेस कर देना है। ये सारे जो है टोटल रेवेन्यू में आ जाएंगे, जो 10 करोड़ का अपने को देखना रहता है प्राइवेट लिमिटेड के केस में। ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है रेवेन्यू में से, सेल रिटर्न को डिडक्ट करना है रेवेन्यू में से। सेल रिटर्न अगर पिछले सालों की है तब भी उसको डिडक्ट करना है। जीएसटी कलेक्टेड है उसको लेस करना है। ओके। जो कारों की जो रिपोर्ट है, उसके हर पॉइंट पे रिपोर्टिंग करना जरूरी है, चाहे वो रिपोर्ट में वो क्लोज एप्लीकेबल हो या नहीं हो कंपनी को, वो चाहे अफर्मेटिव हो, क्वालिफिकेटरी हो, एक्सप्लेनेटरी हो, हर क्लोज के ऊपर कंपनी को जो ऑडिटर को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो लिख दो नॉट एप्लीकेबल, लेकिन रिपोर्टिंग करना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते। द रिपोर्ट गिवन इज नॉट जस्ट ऑन द ईयर एंड बट फॉर द फुल ईयर। जो कारों की जो रिपोर्ट है ना, वो फुल ईयर की रिपोर्ट है, वो ईयर एंड की रिपोर्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, कंपनी ने कोई स्टेचुटरी ड्यू पे नहीं किया है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ईयर एंड में जाते हुए उसने क्या अपना पे कर दिया, तो ईयर एंड में देखेंगे तो कंपनी की कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, तो रिपोर्टिंग बनती नहीं है। लेकिन कारो ऐसा बोलता है कि नहीं, ईयर एंड में नहीं, थ्रू आउट द ईयर अगर कंपनी ने ड्यू नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेचुटरी ड्यू पे नहीं किया, तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसको एग्जम्पशन है। अगर प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है, उस केस में उसको कारो लग जाएगा, चाहे उसने वो तीनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं क्यों कर, चाहे उसने वो तीनों कंडीशन ही क्यों ना फुलफिल कर दी हो। कारों की जो एप्लीकेबिलिटी है वो एवरी ईयर चेक करनी है, नॉट जस्ट वंस। मतलब हर साल देखना है कि कारो लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं एक साल नहीं लगा तो वो कंपनी बोल दे मेरे को तो अब लगेगा ही नहीं। हर साल चेक करना है आपको, कारों की एप्लीकेबिलिटी लग रही है या नहीं लग रहा है। और कोई भी नेगेटिव कमेंट अगर ऑडिटर देता है कारों में तो उसको विथ रीजंस देना पड़ेगा।